नमस्कार, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे 7 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन जो आज के पेपर से इंपॉर्टेंट हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द साबरमती रिवर विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज। तो साबरमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो द ऑप्शंस आर विंध्यान रेंजेस, सेकेंड इज सतपुरा, थर्ड इज वेस्टर्न घाट्स एंड फोर्थ इज अरावली रेंजेस। तो अब इसका आपको ये तो पता है साबरमती रिवर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो अब इसका करेक्ट आंसर इज अरावली। तो साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली रेंज इन उदयपुर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उदयपुर राजस्थान में। एंड फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैवी पॉल्यूशन पता चला है वहाँ पे गुजरात में और बीओडी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। बीओडी आप सभी को पता है क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन इंडिकेट करेगा। सेकेंड इज व्हाट इज़ द न्यू ऑफिशियल नेम गिवन टू द बस्तर ओलंपिक्स। तो बस्तर ओलंपिक्स को क्या नया नाम दिया गया है? तो द ऑप्शंस आर ट्राइबल यूथ गेम्स, सेकेंड इज खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, थर्ड इज भारत खेल महोत्सव एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो ये अभी न्यूज़ में था। इसका करेक्ट आंसर इज खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो जो बस्तर ओलंपिक्स हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको ऑफिशियली रीनेम किया गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जैसे, गेनिंग नेशनल स्टेटस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम। It showcases traditional tribal sports like Malkham, Silambam, and Gatka. This rebranding aims to promote indigenous games and increase tribal participation. ठीक है? The next question is which state has become the first in India to implement faceless adjudication under the State Goods and Services Tax? तो कौन सा स्टेट फर्स्ट बना है इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए फेसलेस एडजुडिकेशन अंडर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र। तो द करेक्ट आंसर इज केरला। तो केरला फर्स्ट स्टेट बना है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च अंडर विच मिशन। तो डायलिसिस प्रोग्राम किस मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था? तो द ऑप्शंस आर नेशनल हेल्थ मिशन, सेकेंड इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, थर्ड इज आयुष्मान भारत एंड फोर्थ इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम। सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल हेल्थ मिशन। कौन सा? नेशनल हेल्थ मिशन। The Pradhan Mantri National Dialysis Program was launched on 7th of April 2016 under the National Health Mission to provide free dialysis services. It includes hemodialysis and peritoneal dialysis, and as of mid-2025, it operates across 751 districts through 1704 centers, supporting millions of underprivileged patients. तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है वो अभी जो मैंने बोला हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए है। फिर नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कैसा डिसीज़ है? तो द ऑप्शंस आर बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, वायरल डिसीज एंड पैरासाइटिक डिसीज। तो ये कौन सा डिसीज़ है? वायरल डिसीज़ है। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है और 100% मोर्टालिटी होती है इसमें। अब आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं अपन मेंस वाले दो क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल प्रेसिडेंट्स रूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली वारंटेड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, इट्स फ्रीक्वेंट इन्वोकेशन रिवील्स अंडरलाइंग वीकनेस इन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग इन फेडरल रिलेशंस। तो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल कॉन्स्टिट्यूशनली वारंटेड है कुछ कुछ सिचुएशंस में, लेकिन यदि वो बार बार अप्लाई होता है तो उससे अंडरलाइंग वीकनेस दिखती है हमारी इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग की और फेडरल रिलेशन की। तो दो पार्ट हुए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। तो ये हमको एग्जामिन करना है। तो अब प्रेसिडेंट्स रूल के रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट भी आंसर प्रेसिडेंट्स रूल से करेंगे। तो आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने के लिए एक स्टेट में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है तो, और इसको एक टूल के जैसे यूज़ किया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में, एंड इट्स रिपीटेड एंड पॉलिटिकली कंटेंशियस एप्लीकेशन सजेस्ट डीपर इशूज़। लेकिन यदि इसका बहुत बार बार एप्लीकेशन हो रहा है तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट क्या है बिहाइंड आर्टिकल 356? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए इन द टाइम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट्स, और ये इंटेंडेड है एज एन एमरजेंसी प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमरजेंसी प्रोविजन के जैसे है। फिर फ्रीक्वेंट इन्वोकेशन एंड पैटर्न्स ऑफ मिसयूज देखा जाए तो सिंस इंडिपेंडेंस आर्टिकल 356 हैज़ बीन इन्वोक्ड ओवर 100 टाइम्स। तो ये डाटा दे रहा है, रिपोर्ट दे रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद आर्टिकल 356 100 बार से ज़्यादा बार लग चुका है। नोटेबल केसेस कौन कौन से हैं कि 1959 में केरला की बात की जाए तो फर्स्ट यूज़ हुआ था पोस्ट पॉलिटिकल अनरेस्ट। फिर 1977 से 1980 की बात की जाए तो मास डिसमिसल हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस। 1992 की बात की जाए तो यूज़ पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एंड बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, तो वहाँ पे भी हुआ। अब जुडिशियल सेफगार्ड्स की बात करते हैं तो लाइक द एसआर बोमाई केस स्टैब्लिश्ड चेक्स इंक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू एंड द नीड फॉर फ्लोर टेस्ट। ठीक है,
अब इसका जो अगला पार्ट था कि इंस्टीट्यूशनल और फेडरल फेलियर्स क्या क्या रिवील हुए, तो गवर्नर्स रोल हैज़ बीन पार्टीशन, तो गवर्नर का रोल बहुत पार्टीशन दिखा, मतलब पार्शलिटी दिखी, लीडिंग टू कॉन्ट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन, तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। फिर फ्रेजाइल पार्टी सिस्टम या अपॉर्चुनिस्टिक अलाइंसेस बने, तो उससे डिफेक्शन हुआ बहुत सारा, वो दिक्कत हुई। लैक ऑफ रोबस्ट सेंटर स्टेट कंसल्टिंग मैकेनिज्म, तो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म बहुत ख़राब है। अब इससे इम्प्लीकेशंस क्या है फेडरलिज्म में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि ये वीकन करता है ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स को, अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, इरोड करता है पब्लिक ट्रस्ट को इन द न्यूट्रलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, और ब्रीड करता है मिसट्रस्ट इन द सेंटर स्टेट रिलेशन। किस चीज़ में? सेंटर स्टेट रिलेशन में मिसट्रस्ट ब्रीड करता है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है कि रिवाइज करता है रोल ऑफ गवर्नर। हमको क्या करना चाहिए कि हमको रोल ऑफ गवर्नर को रिवाइज करना चाहिए, जिससे इंश्योर हो सके न्यूट्रलिटी, टेन्योर फिक्स हो सके, एस्टैब्लिश हो सके इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, और स्ट्रेंथन करना है फेडरल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें हम एक्टिवेट करेंगे बॉडीज़ को लाइक इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स फॉर कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। कोडिफाई करेंगे गाइडलाइंस को फॉर आर्टिकल 356 यूजेज, क्लियर थ्रेशोल्ड्स एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। फिर फोर्थ है प्रमोट करना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किस चीज़ के थ्रू करेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे, एंटी डिफेक्शन एनफोर्समेंट होगा, और स्ट्रेंथन करेंगे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को। तो हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो वाइल द प्रेसिडेंट रूल रिमेन अ नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तो ये क्या है? एक नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। इसका फ्रीक्वेंट मिसयूज रिवील करता है सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटीज एंड अ सेंट्रलाइज्ड बायस इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो सेंट्रलाइज्ड बायस भी रिफ्लेक्ट करता है। To uphold the federal spirit of constitution, India must ensure its judicious application. तो फेडरल स्पिरिट को अपहोल्ड करने के लिए जुडिशियस एप्लीकेशन करना चाहिए हमको प्रेसिडेंट्स रूल का, और ज़रूरत ना हो तो हम अप्लाई ना करें। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेन रीजंस फॉर द करेंट सर्च इन ले ऑफ्स विद इन द इंडियाज IT सेक्टर। तो क्या रीजंस है अभी करेंट ले ऑफ के, जैसे अपन ने TCS का एग्जाम्पल देखा। In what ways is digital transformation reshaping employment patterns in technology industry? तो कैसे employment patterns reshape हो रहे हैं। और थर्ड इज evaluate करना है how India can realign its talent base for long term future proof jobs in technology. long term और future proof jobs के लिए कैसे हम realign हो सकते हैं। तो हम आंसर की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इंडिया का जो IT सेक्टर है, अ की पिलर ऑफ द इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, इज करेंटली फेसिंग अ वेव ऑफ ले ऑफ्स, और इससे क्या हो रहा है? एक शिफ्ट मार्क हो रहा है ट्रेडिशनल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, और ये ट्रेंड है डीपली इंटरट्विन्ड है विद ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड ऑनगोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉजेज क्या है इसके सर्च के, मतलब ये क्यों बढ़ रहे हैं ले ऑफ्स? तो फर्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, जैसे अपन ने देखा कि मार्केट लाइक US EU में प्रोजेक्ट कैंसिलेशन हो रहे हैं, बजट कट्स हो रहे हैं। फिर फंडिंग विंटर इन स्टार्टअप्स, तो क्या हो रहा है? स्टार्टअप्स को कट करनी पड़ रही है अपनी कॉस्ट्स। ओवर हायरिंग हो रही है ड्यूरिंग पैंडेमिक बूम, तो पैंडेमिक बूम के टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग हुई, तो इसलिए अब रिड्यूस कर रहे हैं वर्कफोर्स। ऑटोमेशन और AI ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी ले ऑफ्स में। फिर शिफ्ट इन क्लाइंट प्रेफरेंसेस, तो क्लाइंट्स के यहाँ भी ना क्लाउड बेस्ड एजाइल और आउटकम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस चूज कर रहे हैं रेदर देन ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल्स। तो अब इनका इम्पैक्ट क्या है? जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में कि डिक्लाइन है हो रही है, डिक्लाइन ऑफ लेगेसी रोल जैसे स्किल्स इन मेंटेनेंस, मैनुअल टेस्टिंग, सपोर्ट सर्विसेज, वो ऑब्सोलीट होते जा रही हैं। एमर्जेंस ऑफ न्यू एज स्किल्स जैसे AI ML, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, ब्लॉकचेन, ये सब। फिर गिग इकोनॉमी और फ्रीलांस मॉडल्स राइज हो रहे हैं। फिर जोग्राफिक डिस्पर्शन, तो रिमोट एंड हाइब्रिड मॉडल्स आर क्रिएटिंग लोकेशन एग्नोस्टिक अपॉर्चुनिटीज़, चेंजिंग हायरिंग पैटर्न्स। फिर इंक्रीज्ड रीस्किलिंग प्रेशर की बात की जाए तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है रिलेवेंट रहने के लिए, लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी अमॉन्ग अनट्रेन्ड वर्कर्स। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है रियलाइन करने में टैलेंट बेस को? तो स्किल मिसमैच, एक लार्ज गैप एग्जिस्ट करता है बिटवीन एकेडमिक करिकुलम एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद क्या है? लिमिटेड एक्सेस है रीस्किलिंग के लिए, जो स्मॉल फर्म्स हैं, टायर 2 और 3 सिटी वर्कर्स हैं, उनको एक्सपोजर नहीं है एडवांस्ड स्किलिंग का। फिर इनइफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, जो स्किलिंग प्रोग्राम्स है वो ऑफन फंक्शन करते सीलोज में और लैक करते हैं अलाइनमेंट विद मार्केट ट्रेंड्स। फिर ब्रेन ड्रेन की बात की जाए तो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स ऑफन माइग्रेट टू ग्लोबल टेक हब्स, तो वो दूर चले जाते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब्स में चले जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हमको करिकुलम ओवरऑल करना पड़ेगा, जो अभी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शिफ्ट होना पड़ेगा। AI पे फोकस करो, डाटा एनालिटिक्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे। नेशनल रीस्किलिंग फ्रेमवर्क बनाओ जिसमें फ्यूचर स्किल्स प्राइम कोलैबोरेशन कर सको NASSCOM और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। इंसेंटिवाइज करो स्किलिंग इन MSMEs, जिसमें
टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज़ देके हम उनको इनकरेज कर सके। प्रमोट करना है टायर 2 और टायर 3 के सिटी टैलेंट को टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स के फील्ड में, और फॉस्टर करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर को, जैसे माइक्रो क्रीडेंशियलिंग, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स, ये सब। तो हमने देख लिया इंट्रो और बॉडी। अब हम देखते हैं कंक्लूजन कि जो से इंडिया के आईटी सेक्टर में, इट इज़ नॉट जस्ट अ टेम्पररी करेक्शन बट अ सिग्नल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडस्ट्री। तो जैसे जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहा है वो रीडिफाइन कर रहा है एम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स को, और इंडिया मस्ट अर्जेंटली इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। इसलिए हमको ह्यूमन कैपिटल में अर्जेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हम इंश्योर कर सकें इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन कल मिलते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।